फिलोसॉफी। सो सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में in 1808 डाल्टन ने प्रपोज की थी एक बुक in 1808 a new system of chemical philosophy, यानी केमिकल फिलोसॉफी के हिसाब से उसने बहुत सारे पोस्टुलेट से उसने प्रपोज किए हुए थे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ indivisible atoms or we can say indivisible particles. ओके, फर्स्ट ये हो गया एटम है उसको हम और पार्टिकल को मैटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि कोई पर्टिकुलर मैटर है कि कोई चेयर है कि कोई टेबल है, एक मैटर है उसको हम एटम्स है उसके जो स्मॉलेस्ट एटम है उसको बाद में हम डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड उसने ऐसे बोला कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम्स कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते कभी भी। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा था कि व्हेन ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, थर्ड पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, डेफिनेटली सभी का डिफर होगा ही क्योंकि हर एक की एटॉमिक साइज डिफरेंट है। एटॉमिक साइज डिफरेंट है तो डेफिनेटली उसका मास भी डिफरेंट ही रहेगा। ओके, ये हुआ नंबर 3। नाउ नंबर 4 इसके रिलेटेड, ऑल द एटम्स के रिलेटेड कि ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। Identical properties means all atoms of different elements have different properties, right? Identical property, चलो एक proper word, identical प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है जैसे कि मास, एक जो ऊपर हमने बात की दैट इज एटॉमिक मास, राइट। हर एक का अलग है एटॉमिक मास, करेक्ट। कि जैसे बात करते हैं सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज 23 यूनिट। वैसे ही क्लोरीन का अगर पकड़ के चलते हैं तो दैट इज 35.5 यूनिट। यानी दोनों का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, यानी दे आर हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज लाइक दिस। ओके, ये हो गया 4। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन दैट इज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, compounds are formed when different elements combine in fixed ratio, combine in फिक्स्ड रेशियो, करेक्ट। जब भी कंबाइन फिक्स रेशियो में होगा तो ही कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है 6th वन दैट इज, हमको मालूम है कि डाल्टन एटॉमिक थियरी कुड एक्सप्लेन
लॉ ऑफ और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी उसके फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड रेशियो जो है वो कर सकता है, राइट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी जैसे कोई भी चीज ढूंढी जाती है तो उसके सामने उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ड्रॉबैक्स में। ओके, ड्रॉबैक्स के अंदर एक है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि he could explain the laws of chemical combination, but गैसियस वॉल्यूम जो है उसके लिए वो ड्रॉबैक सबसे बड़ा है, वो उसके लिए कंबाइनिंग वॉल्यूम का जो लॉ है वो फुलफिल नहीं करता है, राइट। could not explain combining volume, ये एक बात हुई। दूसरा है how atoms are attached or how elements are attached with each other and form compounds, उसके बारे में कोई बात नहीं की, राइट। तीसरी बात ये थी कि why the elements have different valencies, why the elements have different valencies, ये हुई तीसरी बात, यानी वैलेंसी के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि क्यों अलग अलग है, ठीक है। एक था कंबाइनिंग वॉल्यूम, एक आई वैलेंसी, तीसरा आया हाउ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, कैसे होता है कंपाउंड, फिक्स रेशियो में जनरेट होता है, फाइन, ये सब हमको मालूम है, लेकिन कैसे, राइट। ओके, एंड he failed to explain that if atoms are combined, so what kind of forces are applied into it, intermolecular forces कौन कौन से होते हैं, that is number 4, right, applied forces, यानी अंदर कौन सा फोर्स है, इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, वंडरवाल फोर्स है, कौन से बॉन्ड, पर्टिकुलर बॉन्डिंग कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी नहीं देता। ओके, and now fifth one, he does not or he did not give satisfactory explanation of particles of compound। fifth one, पार्टिकल ऑफ कंपाउंड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये हो गई हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, वेरी सिंपल। सबसे पहले 1808 में केमिकल फिलोसॉफी के बारे में न्यू सिस्टम की बुक पब्लिश की, उसने बताया मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स और पार्टिकल्स, एटम्स कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different identical properties like atomic mass, जैसे हमने explain किया ये दोनों। Compounds are formed when different elements combine in fixed ratio, so we could explain the laws of chemical combination but could not explain the combining volume का law, right? Compounds के बारे में कोई नहीं बता रहा कि कैसे compounds form होते हैं, दोनों अगर They have different valencies, electronic valencies, particle compound कैसे है वो मालूम नहीं, applied forces कौन कौन से है, यानी जब दो particular element है वो combine होते हैं, एक compound form होता है, तो उसमें कौन से bond होता है, कौन से bond से वो combine होते हैं, right? तो ये बारे में वो explain नहीं कर पाया। तो these are the drawbacks and Dalton's atomic theory। तो इसके रिलेटेड आज रिवीजन में एक क्वेश्चन है, सिंपल डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या है, उसका ड्रॉबैक है, राइट। तो वो आपको लिखना है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आज का दूसरा टॉपिक एटॉमिसिटी क्या बोला जाता है। तो एटॉमिसिटी जो है, एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एक सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन जो सिर्फ आपको याद रखना है, 12th में ये काम में लगेगा जब आपका 12th स्टार्ट होगा। एटॉमिसिटी के लिए है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल।
that is called atomicity. Now let's move to the average atomic mass. नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास, तो आपको मालूम है. सो लेट अस मूव टू एवरेज एटॉमिक मास. कोई भी पीरियोडिक टेबल आप यानी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास कोई भी एलिमेंट का लिखा जाता है वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, क्योंकि उसका एबंडेंस वो कहाँ से सोर्स कहाँ से मिलता है दैट इज सबके लिए अलग अलग है, सबके आइसोटॉप्स अलग है, तो उस हिसाब से एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं. तो इसमें हमको एक आपने एक बहुत छोटा सा और एक एग्जांपल किया हुआ है और हमारी बुक के एक्सरसाइज में भी है. सो वो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं. 35 Cl है आइसोटॉप है और एक 37 Cl आइसोटॉप है. ठीक है, ये दोनों में एक होता है नेचुरल एबंडेंस यानी नेचुरली जो मिल जाता है, राइट, नेचुरल एबंडेंस. ओके, एंड दूसरा है उसका मोलर मास. यस, मोलर मास. तो नेचुरल एबंडेंस इसमें बताया गया है 75.77 और 24.23. मोलर मास जो है 34.9689 एंड 36.9659. अभी इसमें बहुत ही इजी है. नेचुरल एबंडेंस है, ये परसेंटेज में है, तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है. इसको परसेंटेज को अगर हम 35 Cl को कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा 0.7577. 100 से डिवाइड कर लो डायरेक्ट. और वैसे ही 37 Cl के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या बन जाएगा 0.2423. ये हो गया. नाउ मल्टीप्लाई एवरेज एटॉमिक मास. इज इक्वल टू ये 0.7577 0.7577 into 34.9689 plus 0.2423 into 36.9659. इन दोनों का अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा. फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए 26.4959 यूनिट प्लस 0.2423 एमयू के लिए वो मिल जाएगा 8.9568. 8.9568. सो क्लोरीन के लिए जो एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा दैट इज 35.4527 यूनिट, जिसके लिए हम अभी जो कंसीडर करके चलते हैं दैट इज 35.5 यूनिट. राइट, 35.5 यूनिट है हम एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करके चलते हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास. इसके रिलेटेड एग्जांपल भी है, ऑलरेडी हमने किया है, ब्रोमीन के लिए भी किया है, ब्रोमीन के एक आइसोटॉप के लिए भी किया हुआ. चलो, तो अभी ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास. इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास, जो आप पढ़ चुके हैं बहुत बार. मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास यानी सबके एटॉमिक मास आपको आने चाहिए. आपको 9th में भी आ गया है सबके एटॉमिक मास. तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3CH2COOH. मॉलिक्यूलर मास of first one CH3
H नाम आपको आ जाएगा शायद, क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हो। 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि प्रोपेनोइक एसिड का मोलेकुलर मास तो आपको ढूंढना है, तो उस हिसाब से आपको ढूंढना है। चलो इसको हम ढूंढते हैं, कितने कार्बन है 1 2 3, राइट 3 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 2 5 + 6 हाइड्रोजन एटॉमिक मास एंड 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। सो 3 कार्बन का 12, 6 हाइड्रोजन का 1, 2 ऑक्सीजन का 16, 36 + 6 + 32, 36 + 6 42 + 32, so 74 यूनिट ग्राम पर मोल। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास। उस हिसाब से दूसरा एक हमने कंसीडर करके चले हैं, एक ऑक्टेन है। अल्कीन सीरीज में ऑक्टेन जिसका होता है C8 और H18, डायरेक्ट बहुत इजी। 8 कार्बन 18 हाइड्रोजन, 8 12 plus 18 1, 12 8s are 96 plus 18, so 114 यूनिट। ये हो गया ऑक्टेन का मास। और तीसरा हमको पूछा गया है रिवीजन वर्कशीट के हिसाब से प्रोपीन। तो प्रोपीन के लिए प्रोपीन है, अल्कीन है, तो ये हो जाएगा C3H6। ये आपको याद रखना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, प्रोपीन के लिए है C3H6, तो उसके लिए लिखना है थ्राइस C6H। सो थ्राइस 12 plus 6 1, 36 plus 6, so is equal to 42 यूनिट्स। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, तो भी हो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल करना। ओके, अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन में, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल से मेथड में ये हम समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। मोल में जनरली कंफ्यूजन रहता है सभी को, एंड वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि आप देख लो कि कई बार ऐसा होता है कि एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट, एंड समटाइम्स क्या होता है कि हम उसको पर्टिकुलर इतने अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो हम कंसिडर और काउंट नहीं कर पाते हैं। तो वही कंसिडरेशन में, जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो 7 बेसिक फिजिकल एसआई सिस्टम के हिसाब से होती है। तो एसआई सिस्टम के हिसाब से जो फिजिकल क्वांटिटीज में एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, उसमें एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एक उसका यूनिट था दैट इज नोन एज मोल, जो मोल कंसीडर करके चलते। अब ये मोल क्या है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? तो एक रेफरेंस होता है कि रेफरेंस 12C, ये कार्बन का आइसोटॉप है, 12C इज आइसोटॉप ऑफ कार्बन। इसके अंदर जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड 1 मोल। ये रेफरेंस पकड़ के चलना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आइडेंटिकली इसको मेजर किया गया कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो ये जो है
12C, उसको हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो मास कैलकुलेट करने में यूज होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई 1.9926 है into 10⁻⁻23 ग्राम्स पर एटम्स। ओके, अभी इसके लिए अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करना है, सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एज पर 12C, इसके हिसाब से हमको मोल्स मिलेंगे। सो 12 ग्राम जो हमने कंसीडर किया है, जो मिल रहा है, और प्रैक्टिकली हमने किया पर एटम्स अपॉन 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम्स। अगर ये सवाल करेंगे तो हमको मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23। ग्राम पर एटम्स है वो कट हो जाएंगे, सो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। सो दैट इज 6.022 10⁻23, जिसको हम बुलाते हैं Na, दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट पकड़ लो, एवोगैड्रोस नंबर लिख लो, कोई भी। तो इसके हिसाब से क्या मालूम पड़ा अभी यहाँ, ये एक समझना है कि अगर Na जो है इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी 1 मोल कोई भी पकड़ के चलो, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कर लो, या 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स कर लो, राइट, या कोई भी केमिकल ले लो 1 मोल का, 1 मोल ऑफ NaCl। तो इन सब का क्या आएगा, डेफिनेटली 6.022 इंटू 10⁻23। यानी किसी का भी वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है अगर जानना है तो इतने, 1 मोल लिखा है तो 1 मोल सोडियम एटम्स, कोई भी एटम्स है, यहाँ पे सोडियम मैंने ले लिया है तो वो भी 6.022। अगर हमको ऐसा बोला जाए कि 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो सिर्फ हमको क्या करना है, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करना है तो आंसर मिल जाएगा, राइट। किसी में भी, कोई में भी इससे नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितने अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो हमको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा मोल्स। अभी भी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मोल है। 12C को रेफरेंस स्टैंडर्ड आइसोटोप मान के चले हैं हम, और मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मास ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, छोटे छोटे एटम्स के एटॉमिक मास ढूंढने में। सो इतने ग्राम पर एटम्स है वो प्रेजेंट है। अगर हमको एज पर 12C ढूंढना है तो आंसर मिलेगा 6.022, जिसको हम Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर बुलाते हैं। इसको हम कोई भी कंसीडर करें, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ एटम्स, या 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन NaCl के में कितने नंबर ऑफ एटम्स अगर हमको ढूंढने हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो कंसीडर करते हैं। ये सब है, इंटररिलेशन भी है, इंटररिलेशन आगे आप न्यूमेरिकल्स में भी काम लगेगा आपको, सो प्लीज
इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। चलो, सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ मोल। सपोज व्हेन मास इज गिवन, नंबर 1, व्हेन मास is given, okay, and finding number of moles. फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स। अगर मास दे दिया है और हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सो उसके लिए फॉर्मूला जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास इज m अपॉन मोलर मास m। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, राइट। व्हेन मास इज गिवन, मास हमको गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हम ढूंढ सकते हैं, सो उसके ऊपर से हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, राइट। सेकेंड जो है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं और सपोज मास दे दिया है हमको, तो इसमें कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? दैट इज अवर कैपिटल N, राइट। उसको सिर्फ क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, m अपॉन m। ये तो है ही, और इसको m अपॉन m यानी m अपॉन m इंटू n है, यानी नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर दिया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है? व्हेन मास इज गिवन, मोल्स नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मास दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, थर्ड पॉइंट जो है हमारा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मास व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। इसके ऊपर से मिल जाएगा। थर्ड वन, कैलकुलेशन ऑफ मास व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दे दिए हैं तब, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हमारे पास है, हमको क्या ढूंढना है? मास। तो फॉर्मूला बन जाएगा बहुत इजी। फॉर्मूला क्या बनेगा? m इज इक्वल टू m, यहाँ पे हो गया m इंटू n अपॉन na। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3। ओके, फोर्थ वन जो है दैट इज calculation of number of moles when number of molecules given। calculation of number of moles, कैसे ढूंढेंगे नंबर ऑफ मोल्स? n इज इक्वल टू n अपॉन na। ये एक और फॉर्मूला आ गया। ये चार फॉर्मूला ही इंटरकनेक्शन में है, कोई भी ले लो। चलो, ये n की जगह पे मैं m अपॉन m लिख देता हूं, तो यहाँ पे m अपॉन m आ गया तो n मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये n है, इसकी जगह पे मैं m अपॉन m लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे है फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू n अपॉन n है। अभी अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने हैं तो उस हिसाब से फॉर्मूला बना दो, राइट। और अगर
अपॉन m n अपॉन n है। अगर मास ढूंढना है तो n इंटू m अपॉन n बना दो फॉर्मूला, ये रहा। राइट, सो दे ऑल दिस आर इंटरकनेक्टेड। हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से ही हमको आगे चलना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। अभी एक और जो है जो आपको शायद आगे चल के काम में आएगा, सपोज डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इन वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है। नंबर 5, डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर गिवन, ये दोनों दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे? सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मास, डेंसिटी और वॉल्यूम दिया गया है, सो m इज इक्वल टू d इंटू वी हो जाएगा। ये v इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, d इंटू वी, यानी अब काम बन गया, मास मिल गया हमको, ढूंढ लो नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू m अपॉन m से, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पे पुट की, मोलर मास मिल जाएगा कोई भी कंपाउंड का, तो आंसर मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा बेसिक मोल कंसेप्ट। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आगे के 2 दिन में करेंगे, ठीक है। सो प्लीज फ्रेंड्स, ये थोड़ा सीरियसली लेके काम करना, क्योंकि आगे चल के ये डेफिनेटली आपको काम में आएगा साइंस में, ठीक है। आई होप, और आज का होमवर्क है वो खत्म करके फटाफट से सबमिट करवा दें, ठीक है। ओके।